अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के मुद्दे पर जी बिजनेस ने वित्त मंत्री से सीधे सवाल किए थे और हमें जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माना कि दरअसल ये प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें समय लग सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा और साफ किया कि सरकार और आरबीआई इस दिशा में जो अपनी मुहिम है वो जारी रखेगी। 100 डेज 100 क्लेम के बारे में हम आपको आगे से बताएंगे जो सरकार और आरबीआई ने इसके लिए तय की है। लेकिन दरअसल जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट का मामला है वो इतना पेचीदा है कि निर्मला सीतारमण बार बार ये दरख्वास्त कर रही हैं आम लोगों से कि अपने नॉमिनीज को वो जरूर फॉर्म में दर्ज करें। अब तो खैर उसको मैंडेटरी कर दिया गया है, लेकिन इसके अलावा ये इतना इंपॉर्टेंट इश्यू है, इतना जटिल इश्यू है कि पैसे का सही वारिस तक पहुंचाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन एक आम आदमी के पास आखिर ऑप्शंस क्या हैं? निवेश पर नॉमिनी क्यों जरूरी है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स में पड़ा पैसा कैसे जल्द आपको वापस मिल सकता है? नॉमिनी, वारिस, उत्तराधिकारी, इन जो शब्द हैं इनमें क्या क्या अंतर होता है, ये हम आपको खास मेहमान के साथ आगे बताएंगे। लेकिन अगर आपने बैंक डिपॉजिट्स या सेविंग से जुड़े खातों के लिए नॉमिनी नहीं बनाया है तो जल्द से जल्द उसे अप्लाई कर दें, क्योंकि जरा सी गलती आपके परिवार के लिए भारी पड़ सकती है और वो फिजूल के चक्करों में उलझ सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की रकम बैंकों में बढ़ती जा रही है और इस डिपॉजिट के हकदार पैसे पाने के लिए सालों साल भटक रहे हैं, क्योंकि नॉमिनी नहीं होने से बैंक बिना वेरिफिकेशन के पैसा नहीं दे सकता। कल जो हमने खबर चलाई थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बातचीत के बाद, उसमें यही था जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि ऐसा नहीं है कि वित्त मंत्री ने कह दिया या किसी बड़े मंत्री, अधिकारी या प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अनक्लेम्ड जो एसेट्स हैं उनको सेटल कीजिए और वो सेटल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। दरअसल इसकी पूरी प्रक्रिया होती है, बिना वेरिफिकेशन के बैंक दे नहीं सकते और ये प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि कई बार जो अनक्लेम्ड पैसा है वो सही वारिस तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अनक्लेम्ड एसेट के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म की बात की जा रही थी और इसी को लेकर जी बिजनेस ने सवाल भी पूछा था वित्त मंत्री से। वित्त मंत्री ने कहा कि अनक्लेम्ड एसेट को लेकर 100 डेज 100 पेज मुहिम शुरू की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सिंगल प्लेटफॉर्म लाने में थोड़ा समय लग सकता है, इसीलिए लोगों को पहले ही नॉमिनी बनाना बहुत जरूरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि आरबीआई की अनक्लेम्ड जो पैसा है उसको सेटल करने की क्या योजनाएं हैं और आप या आपके कोई जानने वाले अगर किसी का अनक्लेम्ड पैसा पड़ा हुआ है तो कैसे उसको वो वापस ले सकता है और भविष्य में आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम ना हो आपको क्या करना है। लेकिन पहले ये देखिए कि जी बिजनेस के सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा। इसीलिए मैं आपके द्वारा ये रिक्वेस्ट करती हूं, कोई भी हो, फिक्स डिपॉजिट हो, करंट अकाउंट हो या शेयर रख रहे हो या आपके प्रॉपर्टी कोई लॉकर में हो, आपका नॉमिनी का नाम स्पष्ट डॉक्यूमेंट में लिखना चाहिए, नहीं तो वो ऐसे ही रह जाता है। उसको क्लियर करने के लिए सालों तक चलता है। मैं उसका आई एम टॉकिंग विद ऑल द कंसर्न्ड रेगुलेटर्स and asking them to have special drive and campaign done so that these monies can reach the people who lawfully should get it. तो आइए अब आपको बताते हैं कि आरबीआई की मुहिम 100 डेज 100 पेज है क्या। दरअसल 1 जून 2023 से यानी कि अगले महीने से अब कुछ घंटे ही बचे हैं, 1-2 दिन ही बचे हैं, आरबीआई का एक खास अभियान शुरू होने वाला है और इस अभियान से उन लोगों का खास फायदा होगा जिनका अपना या अपने किसी रिश्तेदार का कोई पुराना बैंक अकाउंट पड़ा हुआ है जिसमें उनके पैसे सालों से पड़े हुए हैं। दरअसल आरबीआई बैंकों में पड़े अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स यानी ऐसे पैसे जो बैंक अकाउंट्स में सालों से पड़े हुए हैं और उनके अकाउंट होल्डर्स के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, वेरीफाई नहीं हो पा रहा है और उनके जो नॉमिनीज हैं उनका भी पता नहीं चल पा रहा है। इन अकाउंट्स में सालों से कोई एक्टिविटी नहीं होती और ऐसे डिपॉजिट्स को सही हाथों में पहुंचाने में मुश्किल हो जाती है और इसीलिए फोकस्ड होके इन्हीं खातों पर, इसी तरह के खातों पर आरबीआई और सरकार का फोकस है। 100 डेज 100 पेज अभियान के तहत
बैंक अपने यहाँ 100 सबसे ज्यादा अमाउंट वाले अनक्लेम डिपॉजिट अकाउंट निकालेंगे और फिर अकाउंट होल्डर या फिर उसके नॉमिनी को ढूंढेंगे और उसे ढूंढकर बाकायदा पैसे लौटाए जाएंगे। आरबीआई के सामने अनक्लेम डिपॉजिट का इशू ये पुराना है, आज का नहीं है। जी बिजनेस ने इसको कई बार उठाया भी था। अगर रिपोर्ट्स की माने तो 2023 में आरबीआई को बैंकों ने लगभग 35,000 करोड़ रुपए वापस किए जो उनके पास अनक्लेम्ड पड़े हुए थे। ऐसे सेविंग्स और करंट अकाउंट जिनमें 10 सालों से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है या फिर ऐसे फिक्स्ड या रिकरिंग डिपॉजिट जिसे मैच्योरिटी के 10 सालों के अंदर क्लेम नहीं किया गया है, वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट में आ जाते हैं। बैंकों को यह अमाउंट आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड को भेजना होता है। अगर आपका भी कोई पुराना बैंक अकाउंट या एफडी या आरडी अकाउंट है जो सालों से पड़ा हुआ है, वो इनएक्टिव हो चुका है, तो आपके पास ये पैसे क्लेम करने का अच्छा मौका है। या फिर अगर आपके परिवार में किसी सदस्य का कोई अकाउंट पड़ा हुआ है तो फिर बतौर नॉमिनी या सक्सेशन सर्टिफिकेट के साथ भी इसे क्लेम किया जा सकता है। इसके पहले आपको बैंक की ओर से जारी की गई लिस्ट चेक करनी होगी। अगर लिस्ट में आपका नाम है तो आपको नॉमिनेशन प्रूफ, सक्सेशन सर्टिफिकेट, प्रोबेट या केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ बैंक जाना होगा और फॉर्म भरकर ये पैसे क्लेम करने होंगे। अब ये भी जान लीजिए कि अनक्लेम डिपॉजिट कैसे चेक करना है और कैसे क्लेम करना है। तो आरबीआई के 100 डेज 100 पेज अभियान के तहत सभी बैंकों को इनएक्टिव अकाउंट्स और अनक्लेम डिपॉजिट की लिस्ट जारी करनी होगी। इसमें नाम और एड्रेस होगा। आपको जिस भी बैंक में चेक करना है उसकी वेबसाइट पर जाकर ये लिस्ट चेक कर सकते हैं आप और देख सकते हैं कि आपका नाम उसमें है या नहीं है, या आपके किसी परिचित का। अगर आपको अपना या किसी रिश्तेदार का नाम मिलता है तो उस बैंक के सबसे करीबी ब्रांच में आप जाएं और क्लेम फॉर्म लेकर भरें, सबमिट करें। आपको साथ में जरूरी दस्तावेज भी देने होंगे। बैंक आपका केवाईसी करेगा। अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली, या कोई रजिस्टर्ड नॉमिनी नहीं है, या फिर रजिस्टर्ड नॉमिनी की भी मृत्यु हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली, तो जो उत्तराधिकारी है वो क्लेम कर सकता है, या फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट या फिर प्रोबेट या फिर नोटराइज्ड डेथ सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। अगर क्लेम किया जाने वाला अमाउंट ज्यादा है तो बैंक आपसे इंडेमनिटी और परिवार के सदस्यों का एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। बैंक आपको डॉक्यूमेंट और डिटेल्स वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपका पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी इसको लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन बाकी हैं और अनक्लेम्ड का जो ये पूरा इशू है उसको कितना बड़ा है। नॉमिनी शब्द सुनने में बहुत छोटा लगता है, कई बार हम इसे इग्नोर भी कर देते हैं। कोई भी निवेश हो आपका किसी भी तरह का निवेश हो, बैंक में हो, म्यूचुअल फंड्स में हो, मार्केट में हो, किसी भी तरह का अगर आपका निवेश है, हर जगह आपको नॉमिनी देना जरूरी है। और अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही कर देते हैं तो फिर जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जी बिजनेस के सवाल का जवाब देते हुए जो चिंता जाहिर की, उस चिंता के दायरे में आप भी स्वाभाविक आएंगे। कैसे करना इस चिंता को दूर, बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं फिरोज अजीज साहब, डिप्टी सीईओ हैं आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के। फिरोज जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमने कोशिश की, अपने दर्शकों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने भी हमारे माध्यम से कहा कि कितना इंपॉर्टेंट है एक नॉमिनी रखना। थोड़ा आप भी बता दें सर, निवेशकों के लिए एक नॉमिनी को मेंशन करना कितना जरूरी है? नमस्कार दीपक सर। जी बिजनेस ने हमेशा आम नागरिक की पूरी अपनी रिप्रेजेंटेशन ठीक से की है। इसीलिए तो ये सही प्रश्न आपने पूछा है और मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आनंद राठी वेल्थ के हिसाब से एज एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल हम इस पे बहुत पैशनेट हैं। इसीलिए हमने 4000 विलें बनाई है HNIs की, और उससे जो सीख निकली है वो बहुत इंपॉर्टेंट सीख निकली है। 6-7 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स सब करते हैं अपनी एस्टेट प्लानिंग करते वक्त। तो अभी कमिंग बैक टू योर पॉइंटेड क्वेश्चन, नॉमिनी करना कितना जरूरी है, इससे ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं। अगर आपने जिंदगी भर में एक्स्ट्रा मेहनत की, वो एक्स्ट्रा मेहनत की वजह से एक्स्ट्रा पैसे कमाए, परिवार से आप दूर रहे, ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते थे, वो सब ना करके जो मेहनत की उससे जो आंकड़े आपको अपने बैंक अकाउंट में दिखते हैं, अगर वो फजूल चले जाएं तो इससे बड़ी आयरॉनिकल बात क्या हो सकती है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, देखिए नॉमिनेशन रखना बड़ा सिंपल काम है। अब जैसे अनक्लेम डिपॉजिट की आप बात कर रहे थे दीपक सर, PSUs में ही 35,000 करोड़ की अनक्लेम डिपॉजिट है।
प्राइवेट सेक्टर बैंक में अनक्लेम डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है। ये आंकड़ा जो है 90,000 करोड़ से ज्यादा पार हो चुका है फाइनेंशियल सर्विसेज की इंडस्ट्री में। 90,000 करोड़, इंडिया की जो करंट पॉपुलेशन है उसके 90,000 करोड़। ऐसा लगता है कि भाई हमें फर्क ही नहीं पड़ता 90,000 करोड़ गुम जाएं। तो इंसान के अगर 500 रुपए गुम जाते हैं तो अफसोस होता है, इधर 90,000 करोड़ इंडिया के गुमे हुए हैं और पता नहीं किसके हैं। सो नॉमिनेशन को अगर हमें ठीक मतलब ये इसको नंबर को कम करना है तो इस जनरेशन को और अगली जनरेशन को ये नॉमिनेशन का अभियान अपने खुद के परिवार में चलाना जरूरी। अब देखिए दूसरी बात दीपक सर, 1 सेकेंड, एक चीज और बता देता हूं। जी बोलिए। नॉमिनेशन है, उस नॉमिनेशन को अपनी विल के साथ सिंक्रोनाइज करना। अगर आप विल बना चुके हैं तो बहुत बढ़िया है, विल नहीं बनी तो बनानी जरूरी है, क्योंकि सबको एक ना एक दिन तो दुनिया छोड़ के जानी है, तो उसकी प्लानिंग कर लें। और वो दोनों सिंक्रोनाइज नहीं होते तो परिवार वाले लड़ते हैं। तो पॉइंट इज नॉमिनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉमिनी के साथ दूसरे और एक्शंस भी करने पड़ेंगे आपको टू कंप्लीट द फुल सर्कल। बिल्कुल। अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा। अब ये शब्द ऐसे है ना, देखिए विल, नॉमिनी, वारिस, उत्तराधिकारी, अब ये ऐसे टर्म है जिसमें लोग सोचते हैं ये एक ही बात है या अलग अलग बातें हैं। तो थोड़ा सा इसको भी क्लियर कर दीजिए कि ये क्या क्या चीजें हैं अलग अलग और कैसे कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है और कहां कहां ये जरूरी है। देखिए दीपक सर, अगर कोई इंसान जब चला जाता है दुनिया छोड़ के, तो अगर उसने अपनी विश को, अपनी नॉमिनीज को मेंशन किया है, अपनी विल बनाई है, तो उसको हम कहते हैं कि उत्तराधिकारी। वो अपने खुद से चुन के जा रहे हैं, राइट। नॉमिनी मतलब आप अपने मर्जी से लिख रहे हैं। अगर आपने लिखी ही नहीं है तो उसको जाना है लीगल हायर के हिसाब से, राइट। वारिस जिसको कहते हैं वो खून का रिश्तेदार होता है और हर रिलीजन के हिसाब से उसकी अलग रूल्स हैं। जैसे कोई अगर मुस्लिम आदमी होता है तो शरिया लॉ लगता है, वरना हिंदू सक्सेशन एक्ट लगता है। पारसी होता है तो इंडियन सक्सेशन एक्ट लगता है। सो क्रिश्चियनिटी के लिए अलग। सो पॉइंट ये कह रहा हूं कि अगर मैं एज अ फिरोज मैं अपनी डिसीजन को अगर मैं ऑलरेडी एग्जिबिट कर दूं और विल बना दूं, तब शरिया लॉ अप्लाई नहीं करेगा अगर जिस दिन मैं चला जाऊंगा दुनिया पे। सो वारिस एंड लीगल हायर आर द लीगल लॉफुल ओनर्स, अगर आपने अपनी इच्छा जाहिर नहीं की हो। तो अगर नॉमिनी है तो लीगल हायर को आप सरपास कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि कानूनी वारिस जो प्रमाण पत्र है आपका, वो जो डिसीज व्यक्ति, मृत व्यक्ति है, उसके बेटे, बेटी, पति, पत्नी, माता पिता, ये जो जिनका खून का रिश्ता है उसमें होता है। और उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र केवल कानूनी उत्तराधिकारी ही इसके लिए आवेदन कर सकता है, उसके अलावा आवेदन करने का किसी के पास कोई मौका नहीं होता। लेकिन एक चीज और है, अगर मैंने किसी व्यक्ति को अपना नॉमिनी घोषित किया है और मैं इस दुनिया में नहीं रहा, तो क्या उसके पास ये सीधा सीधा अधिकार आ जाएगा कि वो मेरे अकाउंट के सारे एसेट उसके हो जाएं? नहीं दीपक सर, इतना सिंपल नहीं है। क्योंकि इंडिया में ये जो स्टेट लॉ है वो स्टेट गवर्न है। एक देश, जैसे पहले होते थी कि हर सर्विस टैक्स हर सिटी में अलग होता था, ऑक्ट्राई होती थी मुंबई में, फिर अब जीएसटी आ गई, एक देश है एक टैक्स है। वैसे स्टेट की जो लॉज हैं वो स्टेट डिपेंडेंट है। तो हमारे पास इतने सारे स्टेट हैं, सबके लॉज अलग हैं। अब दूसरी एसेट्स के लॉज अलग हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी, एक अगर महाराष्ट्र में है प्रॉपर्टी, उसका रूल अलग है, नॉमिनी का अधिकार अलग है। बेंगलोर में, अगर कर्नाटक में आपके प्रॉपर्टी है तो उसमें नॉमिनी ओनर नहीं बनता या फिर कस्टोडियन होता है। तो इतना सिंपल नहीं है। तो एक सलाहकार की अगर आपको फुल फ्लेज प्लानिंग करनी है तो पूरे लीगल सलाहकार से सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि एसेट्स आर डिफरेंट रूल्स अप्लाई फॉर डिफरेंट एसेट्स। अगर आपने नॉमिनी कर दिया तो प्रोबेट की फिर भी जरूरत पड़ेगी अगर महाराष्ट्र में आपकी प्रॉपर्टी है तो। राजस्थान में प्रोबेट की जरूरत नहीं है। सो इसमें घुसना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करके इतने पैसे ही कमाए हैं तो और थोड़ी मेहनत करके उसको सांचवाना भी परम कर्तव्य बनता है जिसने कमाई। स्वाभाविक है। देखिए, आप फ्यूचर की प्लानिंग के लिए ये सारा निवेश कर रहे हैं और ये फ्यूचर की प्लानिंग की तहत ही आएगा कि इसका वारिस, उत्तराधिकारी, नॉमिनी कौन होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, इसको किसी तरह की नेगेटिविटी से देखने की आवश्यकता नहीं है। ये जैसे आप अपना लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, टर्म इंश्योरेंस कराते हैं, उसी तरह का ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है, ताकि आपके आने वाले जो भविष्य में आपका जो पैसा है वो सही हकदार तक पहुंच पाए। एक आखिरी सवाल मेरा होगा, संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा। आपने शुरुआत में कहा हमने बहुत सारे HNIs की विल बनाई है, तो क्या ये विल बनाने की प्रक्रिया अलग है
और नॉमिनी से इसका कैसा संबंध है? देखिए, नॉमिनीज एक बहुत सिंपल चीज है, वो तो बेसिक कर ही लेनी चाहिए। देखिए, जैसे डीमैट अकाउंट्स होते हैं, वो डीमैट अकाउंट में नॉमिनी कर दो तो उसमें जो भी है वो डीमैट अकाउंट की नॉमिनी हो जाती है। म्यूचुअल फंड में नॉमिनी रख सकते हो, आप बैंक अकाउंट में नॉमिनी रख सकते हो। अनफॉर्चुनेटली नॉमिनी से पूरा काम नहीं होता। जैसे कि म्यूचुअल फंड में आप 3 नॉमिनी रख सकते हो, बट बैंक अकाउंट में सिर्फ 1 रख सकते हो। अब पैसे तो म्यूचुअल फंड से निकल के बैंक अकाउंट में आएंगे, और म्यूचुअल फंड में 3 नॉमिनी, बैंक अकाउंट में सिर्फ 1। सो पॉइंट इज, नॉमिनी इज अ शॉर्टकट, immediate requirement, but that is not sufficient. It's an important but not a sufficient condition, दीपक सर। सो उसके बारे में आपको और थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। इस शो के माध्यम से आप सिर्फ जागरूकता फैला सकते हैं, पूरा काम नहीं हो सकता, बट नॉमिनी ना करना तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। एब्सोल्युटली, यानी कि जो पूरा का पूरा जिस्ट है, चर्चा का सार यही है कि सबसे पहले जाके आपको अपने नॉमिनीज का नाम मेंशन करना है, और दूसरा, सिर्फ नॉमिनी हो जाने की वजह हो जाएगा, नॉमिनी घोषित कर देंगे तो सारे काम आपके हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर एडवाइजर आप चुनें, और उस एडवाइजर के बताए रास्ते पर चलकर आप सुरक्षित अपना भविष्य का पैसा किन हाथों में जाएगा, किस रूप में जाएगा, ये सब सुनिश्चित कर सकते हैं। और यदि आप कोई पैसा है, कोई अनक्लेम पड़ा हुआ है, उसको क्लेम करना चाहते हैं, आप समझते हैं खुद को कि उत्तराधिकारी हैं आप, या वारिस हैं, या फिर किसी के नॉमिनी का होने का आप हकदार हैं, तो फिर उसके लिए भी आपको पूरी प्रक्रिया है, उसका पालन कर सकते हैं। और इस तरह से ये अनक्लेम्ड पैसा जो पड़ा हुआ है, सरकार भी परेशान है इससे तो उसको वहाँ से सेटल कराने में आप अपनी भूमिका भी निभा सकते हैं। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई, बड़ी आसान भाषा में आपने ये जटिल बात जो है हमारे दर्शकों को समझाई। थैंक यू सो मच।